नमस्कार दोस्तों, बैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। मार्स ऑर्बिटर मिशन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पुष्पायन को, ऑप्शन बी स्पेसयान को, ऑप्शन सी मंगलयान को, ऑप्शन डी मिशनयान को। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, मंगलयान को। मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। अब भाई जान लेते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन को मॉम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉम भी कहते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगलयान भी कहा जाता है। ये भारत का प्रथम मंगलयान अभियान है। वस्तुतः ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ये क्या हुआ, इसरो की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को क्या हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए। 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए ये उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के PSLV C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था? PSLV C25 के द्वारा छोड़ा गया था। और इसके साथ ही भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिन्हें मंगलयान पर जिन देशों ने अपने मंगलयान भेजे थे। कहने का ये तात्पर्य है कि अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया जिन देशों ने अभी तक अपने यान मंगल पर भेजे थे। अब इसके आगे क्या हुआ? 24 सितंबर 2014 को 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया। 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया। मतलब तात्पर्य ये है कि पहले ही प्रयास में वो वहाँ पर पहुँच गया। अब क्या हुआ कि इसके साथ ही जो और भी देश है, सोवियत, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का जो है भारत इन देशों के बाद चौथा देश बन गया। इसके अतिरिक्त ये मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी है। और जो इसकी लागत आई थी 4.5 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी। और जो मंगलयान, अब क्या है कि अभी जो हमारे यहाँ और भी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मंगल 2 भारत का मंगलयान के बाद जो है दूसरा मिशन होगा। अभी मंगलयान था, इसके बाद मंगल 2 मिशन होगा, दूसरा मिशन होगा, जो इसरो द्वारा आगामी वर्षों में लॉन्च किया जाएगा। ये क्या होगा कि इसरो द्वारा जो है आगामी वर्षों में लॉन्च किया जाएगा। और ये क्या करेगा कि अपने साथ लैंडर तथा रोवर भी ले जाएगा। तो यहाँ पे इतनी जानकारी थी इस मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में, जिसको मंगलयान भी कहा जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 46 होती है, 44 होती है, 42 होती है। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। यहाँ हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य क्या होता है कि एक लिंगी जीव होता है और प्रत्येक संतान में प्रत्येक संतान को समजूत गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र, जो कि अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। अब आगे क्या होता है कि शुक्र जनन में अर्धसूत्री
अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23 जोड़ी एक्स जोड़ी का गुणसूत्र पाया जाता है, और अर्थात मतलब 22 प्लस एक्स, यहाँ पे 22 प्लस एक्स। और आधे वे जिनमें 23 जोड़ी वाई गुणसूत्र होते हैं। आधे जिनमें मतलब 23 जो है वाई गुणसूत्र होते हैं, उनको कहा जाता है 20 प्लस वाई। अब क्या होता है कि नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 20 प्लस एक्स तथा 20 प्लस एक्स वाले अंडाणु पाए जाते हैं। तो ये थी मानव में जो क्रोमोसोम की संरचना पाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी होती है। यहाँ पे 46 तो होती है अर्थात 23 जोड़ी होती है। और फिर क्या होता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। मनुष्य क्या होता है कि एक लिंगी जीव होता है और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। अब क्या होता है, शुक्रजनन में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये दो प्रकार का होता है जिससे शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23 जोड़ी का एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ी का एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात क्या बोलते हैं उसको 22 प्लस एक्स, उसको क्या बोलेंगे 22 प्लस एक्स बोलेंगे। और वे आधे जिनमें 23 जोड़ी में वाई गुणसूत्र पाया जाता है उनको क्या बोलेंगे 22 प्लस वाई, इसको 22 प्लस वाई बोलेंगे। अब क्या होता है कि नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस एक्स वाले अंडाणु पाए जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका पाई जाती हैं? यकृत, दीर्घास्त्र, अग्नाशय, तिल्ली। लसिका कोशिकाएं, इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये तिल्ली में पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट्स यानी लसिका कोशिका का निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, अस्थिमज्जा तथा लसिका तथा थाइमस ग्रंथ द्वारा किया जाता है। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं भी होती हैं और ये क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स तथा टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स तथा टी लिम्फोसाइट्स ये दो प्रकार की होती हैं। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर मतलब किसका अध्ययन किया जाता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवित व मृत जानवर दोनों का। अब क्या होता है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं उन अरस्तु जो वैज्ञानिक हैं उनको जंतु विज्ञान जनक का पिता कहा जाता है। वायुयान के टायरों को फुलाने या भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि वायुयानों को टायरों को फुलाने या भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। अब वायुयानों को टायरों को फुलाने हेतु नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है और नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होता है। इसके कारण क्या होता है कि वायुयान के उतरते एवं रोकते समय विस्फोट की संभावना कम रहती है। और इसके अलावा बहुत सी हल्की और अज्वलन होने के कारण ये हीलियम व हाइड्रोजन का मिश्रण जो होता है ये वायुयान के टायरों में भरी जाती है, जो इसमें मिश्रण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो यह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। विकल्प अनुसार सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है। प्लेटिनम क्या होता है कि एक सफ़ेद
रंग की चांदी की तरह धातु होती है और जिसका जो वर्तमान में सोने की जगह आभूषण बनाए जा रहे हैं। आजकल जो है सोने की जगह प्लेटिनम का आभूषण बनाए जा रहे हैं और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और इसे एटम उत्प्रेरक भी कहते हैं। जो फाउंटेन पेन होता है, जो उसकी निब की टिप होती है, उसको बनाने में प्लेटिनम का भी उपयोग किया जाता है। और आइए आगे जान लेते हैं। जैसे कि जो हीरा होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है और जो ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक क्या होता है कि ये सबसे कठोर भी होता है। और जो काला हीरा होता है, काले हीरे का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है और कुछ जो हीरे के पात्र होते हैं उनमें धातु को गलाया जाता है। अब यहाँ जो लोहा है, लोहा क्या होता है कि ये लोहा यानी कि Fe जो पृथ्वी की सतह में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी धातु है और ये लौह जो है लाल रक्त कणिकाओं में भी उपस्थित होता है। और जो टंगस्टन होता है, ये यहाँ पर टंगस्टन के बारे में एक जानकारी ले लेते हैं। टंगस्टन का उपयोग क्या होता है कि प्रयोग हो बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसको बनाने में किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन से होती है? यूरेनियम, मरकरी यानी कि पारा, सोना, कैल्शियम। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी रेडियो प्राकृतिक तत्व है। अब प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्यतः दो समस्थानिक यूरेनियम 92-238, यूरेनियम यहाँ पे ये होता है 92-238 और इसमें क्या होता है 99.27% जो है प्रकृति में पाया जाता है। और जो 92 यूरेनियम 238 होती है उसमें क्या होता है 92 यूरेनियम 235 होती है, जिसमें ये यूरेनियम है या 92-235। इसमें क्या होता है कि जो यूरेनियम प्रकृति में पाया जाता है 0.77 पाया जाता है जो प्रकृति में उपस्थित होते हैं। तो यूरेनियम सबसे भारी रेडियोएक्टिव प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्यतः दो समस्थानिक होते हैं, 92 यूरेनियम 238 जिसमें 99.27% और 92 यूरेनियम 235.77 प्रकृति में उपस्थित होते हैं और जिनमें केवल 92 यूरेनियम 235 जो है विखंडनीय है। और 92 यूरेनियम 235 क्या होता है कि परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला रेडियो समस्थानिक है। ये प्रकृति में 0.72% पाया जाता है और जो 92 यूरेनियम 238 होता है वो रेडियोधर्मी नहीं होता है। ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में 99.27% पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में कौन सी तकनीकी प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए आयु मॉडुलन, ऑप्शन बी नाड़ी संकेत मॉडुलन, ऑप्शन सी आवृत्ति मॉडुलन, ऑप्शन डी समय विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सी आवृत्ति मॉडुलन। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों में प्रेषित करने में कौन सी तकनीकी प्रयुक्त की जाती है? आवृत्ति मॉडुलन तकनीकी जो है प्रयुक्त की जाती है। अब क्या होता है कि दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्ति मॉडुलन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ से जो मतलब प्रेषित ध्वनि जो उपग्रहों से प्रेषित होने के बाद क्या होता है कि ग्राही के द्वारा ये ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ पे ये जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अंध बिंदु पर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेटिना के पीछे दूरदृष्टि में प्रतिबिंब बनता है। अब क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति क्या दूर की चीज़ों को आसानी से और साफ देख सकते हैं।
इसमें कि जो है दूर की वस्तु, जब ये रोग हो जाता है, दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसमें जो व्यक्ति होता है ये दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनको आसानी से और साफ देख सकता है, और जबकि जो इसके पास की चीज़ें मतलब धुंधली, जिनको ब्लर बोलते हैं, वो दिखाई देती हैं। मतलब पास की वस्तुएं जो होती है वो धुंधली दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष में निकट की वस्तु की प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष के निकट की वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। और इस दृष्टि दोष का इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए शक्ति यानी कि फोकस दूरी के उत्तल मतलब अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल यानी कि अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। गोल गुम्बद किसका उदाहरण है? निजाम शाही स्थापत्य कला का, तुगलक शाही स्थापत्य कला का, आदिल शाही स्थापत्य कला का, मुगल कालीन स्थापत्य कला का। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आदिल शाही स्थापत्य कला का। गोल गुम्बद किसका उदाहरण है? आदिल शाही स्थापत्य कला का। गोल गुम्बद किसका उदाहरण है? आदिल शाही स्थापत्य कला का। गोल गुम्बद किसका उदाहरण है? आदिल शाही स्थापत्य कला का। इसकी प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको रट जाए। हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और जो बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाही का मकबरा वहाँ पर उपस्थित है। कहाँ पे? बीजापुर में। ये एक ऐसी शैली से बना है जिस पर मतलब यहाँ पे जो प्रभाव दिखाई देता है इस पर, जहाँ पे तुर्की कला के आदर्शों का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है इस शैली में। तो बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाही का मकबरा है जो एक ऐसी शैली से बना है जिस पर तुर्कों की कला के आदर्शों का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृत, दाब। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है। और जो ये तीन ये प्रतिबल, बल और दाब। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसको न्यूटन बोलते हैं। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन है। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। एक बार और देख लेते हैं। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मोहम्मद तुगलक ने दीवान-ए-कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया और इसका मुख्य कार्य क्या था? कहने का ये तात्पर्य है कि जो मोहम्मद तुगलक ने दीवान-ए-कोही नामक एक नए विभाग बनाया था उसका मुख्य कार्य क्या था? प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना, भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, उद्दंड सरकारों को दंडित करना, राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। इसमें हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। जो ये मोहम्मद तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक एक अग्रगामी सोच वाला शासक था। ये जो शासक था बहुत दूर की सोचता था, जिसने सल्तनत काल के विकास के लिए जहां एक तरफ नए प्रयोग किए वहीं प्रचलित पद्धतियों में आमूलचूल सुधार किया। इन सुधारों में से एक था दीवान-ए-कोही की स्थापना की। जो ये था दीवान-ए-कोही यहाँ बताया गया है, इसकी स्थापना की। और इस संस्था स्थापना के पीछे का इसका जो मुख्य उद्देश्य था, राज्य की सहायता से कृषि योग्य भूमि का विकास एवं विस्तार करना था। और जो इस विभाग के प्रमुख पदाधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? दीवान-ए-अमीर-कोही। उनको क्या कहा जाता था? जो इस विभाग के प्रमुख पदाधिकारी थे दीवान-ए-अमीर-कोही कहा जाता था। इसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की सहायता के लिए अत्यंत कम ब्याज पर ताकवी ऋण भी उपलब्ध कराया करता था। ये
और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार के लिए फसल चक्र की योजना के लिए भी कार्य किया था। तो ये दीवान कोही से रिलेटेड इतनी जानकारी थी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में? ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 711 ईस्वी में। और कहीं कहीं ऑप्शन में दिया होता है 712 ईस्वी। अगर 712 ईस्वी है तो 712 ईस्वी को सही कर लेना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 712 ईस्वी नहीं है, इसलिए हम जो इसके नज़दीक होगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए और सन जो है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर अगर वो नहीं दिया होता है तो उसके आसपास का टिक कर लेते हैं। तो 711 ईस्वी में। अब आइए जान लेते 711 ईस्वी यहाँ क्यों दिया गया है। जो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा 711 ईस्वी में किया गया था, और अरबों के जो तात्कालिक सूबेदार अल हजाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने, जो भारत का पश्चिमोद्वार होता है, जो भारत का पश्चिमोद्वार है, और वहाँ पे सिंध राज्य हुआ करता था, अभी भी सिंध है, तो वहाँ पे क्या है कि 712 में उसने आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली। और जब उस समय आक्रमण किया था तो उस समय तत्कालीन शासक जो सिंध का था, वहाँ का शासक था दाहिर, उसको पराजित किया और वहाँ पे विजय प्राप्त कर ली 712 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? आरंभिक जब मध्ययुगीन आरंभ प्रारंभ हुआ मध्य युग, तो उस समय भारत में बौद्ध धर्म का पतन मतलब किस कारण से शुरू हुआ था? ऑप्शन है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ऑप्शन बी, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। ऑप्शन सी, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आरंभिक मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ है? तो यह हमारा ऑप्शन होगा ए सही। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, इसलिए बौद्ध धर्म का पतन हुआ। आइए जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बौद्ध धर्म का प्रवर्तन गौतम बुद्ध ने किया था, और बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश भी दिया था। और जो ये 4 आर्य सत्य हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात भी कही है। इन्होंने ये जो बताया कि संसारिक दुखों के संबंध में, जो संसार में 4 प्रकार के दुख पाए जाते हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अगर इनसे मुक्ति पाना है तो इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात भी कही है। और ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं, आइए उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो अष्टांगिक मार्ग हैं मतलब दुखों से निवारण होने के लिए, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक क्रमांत, और पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक अभ्याम, और सातवां है सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। तो ये थे 4 दुखों के बारे में बताया गया है, और इन दुखों से अगर मुक्ति पाना है तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। और बौद्ध धर्म के पतन का कारण था कि जब मध्य युग में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई तो इनके अनुयायी जो इन्हें विष्णु का अवतार समझने लगे थे, इसलिए जो है मध्य युग में बौद्ध धर्म का पतन का कारण बना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं।
इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, मेनांडर ने, विम कटफिसस ने, गौतम पुत्र सतकर्णी ने। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा विम कटफिसस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया विम कटफिसस ने। विम कटफिसस कुषाण वंश का द्वितीय शासक था। इसे भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये किस वंश का था? ये कुषाण वंश का था। इसका साम्राज्य जो था पर्सिया से लेकर मथुरा तक फैला हुआ था। इसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर तथा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था। इसके अलावा इसने जो और भी सिक्के चलवाए जो तांबे तथा चांदी के थे। इसके सिक्कों पर क्या अंकित होता था, एक तरफ जो है शिव नंदी तथा त्रिशूल का चित्र मिलता था और दूसरी तरफ जो है महेश्वर लिखा होता था। और जो ये विम कटफिसस था ये शैव धर्म का अनुयायी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। तो भास्कर किससे संबंधित है? आइए जानकारी करते हैं। इसका ऑप्शन मगध का हर्यक राजवंश, असम का वर्मन राजवंश, उत्तर भारत का नंद राजवंश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा असम का वर्मन राजवंश। जो भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। तो ये भास्कर किससे संबंधित है? ये असम का वर्मन राजवंश। असम को कामरूप भी बोलते हैं। काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि असम का पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है। तो इसका प्राचीन नाम कामरूप है। तो असम के शासक भास्कर वर्मन थे। ये जो शासक थे भास्कर वर्मन ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। और भास्कर वर्मन ने अपने राजदूत हंसवेग द्वारा हर्षवर्धन के पास मैत्री का जब प्रस्ताव भेजा था तो उस समय क्या किया था इन्होंने जो विभिन्न उपहार दिए गए थे हर्षवर्धन को भास्कर वर्मन द्वारा जो भेजा गया था, जो उनका उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है? हर्षचरित्र में मिलता है। हर्षचरित्र में मिलता है। और भास्कर वर्मन एवं उत्तर गुप्ती वंशी शासक माधव गुप्त जो थे वो भी हर्षवर्धन के सहायक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकता का क्या अर्थ है? एक प्रशासकीय अनुदान या माफी, नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व, अधिन्यास, किसी भूभाग का अधिन्यास, पारितोषिक एवं सेवा निवृत्ति वेतन का स्वरूप। तो एकता का अर्थ क्या है? ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारे 2 ऑप्शन सही होंगे, बी एवं सी। एकता का अर्थ है नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व का अधिन्यास, ये एक ऑप्शन है। और ऑप्शन सी किसी भूभाग का अधिन्यास, पारितोषिक एवं सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप। तो हमारे यहाँ 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब क्या होता था, सल्तनत काल था उस समय राजस्व व्यवस्था में एकता का अर्थ नगद जो धन दिया जाता था उसके स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। कहने का ये तात्पर्य है कि जो नगद वेतन दिया जाता था तो नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। सल्तनत काल में राजस्व व्यवस्था का अर्थ ये था। अब एकता 2 प्रकार की होती है, बड़ी एकता और छोटी एकता। अब बड़ी एकता में क्या होता था कि ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण अमीरों व सेना अधिकारियों को दिए जाते थे और जो लेते थे वो एकतादार कहलाते थे। तो एकता भूमि में राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कार्य का कर्तव्य भी करते थे। इनका ये
महत्वपूर्ण कार्य था। और जो छोटी एकता थी, इसमें क्या होता था कि ये समानता वेतन के रूप में सैनिकों को प्रदान की जाती थी, और इससे संबंधित जो एकतादार थे केवल उनका कार्य था राजस्व की वसूली करना। तो यहाँ ये एकता के बारे में जानकारी दी गई है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बैंटिंग। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था, ये 1856 से 1862, कितना 1856 से 1862 ये इसका कार्यकाल था। और ये भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय दोनों था। और उस समय क्या थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे, और जो कंपनी का सेनापति हुआ करता था वो उसका नाम था जॉर्ज एनसिन था। जब 1857 के सैनिक का विद्रोह हुआ, यानी कि विप्लव के पश्चात उसका जो विद्रोह हुआ था 1 नवंबर 1858 को, जो 1857 के जो सैनिक का विद्रोह हुआ था उसके पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की थी। और इस घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था कि जो भी महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाए और सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया जाए। और गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था को वायसराय का नाम पद देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। जो लॉर्ड कैनिंग को था उसको जो वायसराय का पद नाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। और कैनिंग के काल में 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और ये जो यहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये जो लंदन में विश्वविद्यालय था उसकी तर्ज पर की गई थी। और 1857 की विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी में एक पैदल सैन्य की टुकड़ी थी, वहाँ जो विद्रोह हुआ था वहाँ के सिपाहियों द्वारा किया गया था। तो ये जो 1857 था, 1857 में जो है जो विद्रोह हुआ था ये 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई, कभी कभी डेट पूछ लेता है कब किस डेट को हुआ था, 10 मई को हुआ था। तो ये 10 मई आप लोग ध्यान रखना। और इस विद्रोह के कारणों में लॉर्ड डलहौजी के जो व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापक सिद्धांत का महत्वपूर्ण था। जो कारण था जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका कारण जो लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की एक व्यापक सिद्धांत था, नीति थी, इसके कारण ही ये 1857 का विद्रोह हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन ए यू ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी WC बनर्जी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया था। अब आइए जान लेते हैं इसके बारे में, राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत का जो कॉलेज था वहाँ के परिषद में ये अधिवेशन संपन्न किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। ये जो अधिवेशन हुआ था इसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। और इस प्रतिनिधि में अधिकतर क्या थे? वकील और पत्रकार थे। ध्यातव्य है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। जो
क्या हुआ था कि जो इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और इसमें पत्रकार और वकील थे। और जो कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से, जो कांग्रेस थी वो जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसके नाम पर 1884 में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। 1884 में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी, इनके द्वारा की गई थी। और जिसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर मुंबई में आयोजित जो अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो मांगे थी उनमें मुख्यतः क्या था, प्रशासनिक सुधारों और सैन्य गतिविधियों की कमी जी जो थी, इनमें प्रशासनिक सुधारों और सैन्य गतिविधियों में कमी थी, उनको मतलब लाने पर बल दिया गया। उनको उनमें सुधार करने का बहुत जोर पुरजोर जो है विरोध किया गया और इनमें सुधार लाने की कोशिश की गई। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, एच रिजले, ब्रॉडरिक, एटी अरुणरेल। यहाँ जो ये ऑप्शन है ये यहाँ पे ये ब्रॉडरिक होना चाहिए, ब्रॉडरिक। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, एच रिजले, एटी अरुणरेल। ये ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ब्रॉडरिक होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी था। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक जो है ये बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, ऑप्शन बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, ऑप्शन डी सूरसेन और ऊधम सिंह। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला। ये जो रिपब्लिक एसोसिएशन का जो सबसे प्रमुख कार्य था ये काकोरी डकैती पर ही था, जो जांच पड़ताल चल रही थी रिपब्लिक एसोसिएशन की। और ये जो घटना घटी थी ये 9 दिसंबर 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा, जो एसोसिएशन में जो सदस्य भाग लिए थे, जो एक ट्रेन चल रही थी उसका नाम था 8 डाउन रेलगाड़ी, जो सहारनपुर से लखनऊ के लिए चलती थी। उसमें क्या हुआ कि एक काकोरी नामक गांव के पास क्रांतिकारियों ने इसको रोक लिया और इसमें जो खजाना था उसको सारा लूट लिया गया। सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया और उन पर जो है काकोरी कांड का मुकदमा चलाया गया। और उस काकोरी कांड में जो राम प्रसाद बिस्मिल थे जो गोरखपुर के निवासी थे, और अशफाक उल्ला खां फैजाबाद के निवासी थे, और ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद के निवासी थे, और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी गोंडा के निवासी थे, इन 4 लोगों को जो है फांसी दी गई। तो ऑप्शन में 2 लोगों का नाम नहीं, 2 लोगों का नाम है, इसलिए कभी ऑप्शन में आए तो इन 2 लोगों का भी नाम याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था किस सन में? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। अब क्या जो दिसंबर 1916 में ईस्वी को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के दोनों के अधिवेशन के साथ लखनऊ में आयोजित किए गए थे। ये जो दोनों अधिवेशन थे ये लखनऊ में आयोजित किए गए थे, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिसंबर 1916 को। और इसमें अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये जो कांग्रेस के इसी सम्मेलन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था,
व कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन की बात कही थी, जिसे महात्मा गांधी ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ इसके बारे में जानकारी दी गई है। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जामिया मिलिया। यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जामिया मिलिया। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1920 से 1922 के बीच। असहयोग आंदोलन 1920-1922 के दौरान पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई। जैसे अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी, जो आज दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। और ये विद्यालय जो है ये दिल्ली में जामिया इस्लामिया स्थित है। और काशी में विद्यापीठ, जो कि बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में विद्यापीठ, बिहार में विद्यापीठ और तिलक विद्यापीठ इत्यादि स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं में 442, बंगाल और उड़ीसा में 189, बम्बई एवं संयुक्त प्रांत में 139। और इसमें से अनेक अल्पजीवी जो विद्यालय बने, इनमें से बहुत अल्पजीवी सिद्ध हुए, क्योंकि एक वर्ष के अंदर स्वराज्य नहीं आया था और पारंपरिक डिग्रियों एवं नौकरियों का आकर्षण पुनः प्रबल होने लगा। किंतु इनमें बहुत सी जीवित रही एवं राष्ट्रवाद की पाठशाला का अमूल्य कार्य करती रही। और ज्ञातव्य है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में की गई थी। जो काशी विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किस सन में की गई थी? 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में की गई थी। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ए, महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। और राजा प्रताप के जो मंत्रिमंडल था उसके जो अन्य सदस्य थे, बरकतुल्ला जो उसमें प्रधानमंत्री थे, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी थे, मौलाना बशीर, सी पिल्ले, शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली जो ये अन्य सदस्य थे। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से मिलने गए थे और भारत में चले जो भारत में हिजरत आंदोलन हुआ था उससे जुड़े कई नेता कालांतर में अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए थे, जहां उन्होंने खुदाई सेना की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1939 में, 1949 में, 1941 में, 1942 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। तो आज हम